विकास जी, आमतौर पर जब हम किसी को स्टूडियो में बुलाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि स्वागत है आपका, लेकिन ऐसे समय में हम मिल रहे हैं कि मैं आपको शायद ये भी नहीं कह सकता, आपका शायद स्वागत भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय ऐसा है जब हम एक बहुत बड़े दुख के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 7 महीने में ऐसा लगता है कि आपकी पहचान विकास वालकर से बदलकर श्रद्धा के पिता की हो गई है। ये 7 महीने आपके कैसे बीते? मैं तो मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा मेरे बारे में ऐसा होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जो शायद मैं खुद ही झेल रहा हूँ। ये मेरे घर में अभी और कोई बड़ा साथ देने वाले नहीं है, फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले। जी, आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए और कम से कम उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और आगे चल के ऐसी घटनाएं दोबारा ना होए। जी विकास जी, जब इस तरह की घटना घर में हो जाती है अपने आसपास, तो सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो डिनायल मोड में होता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर धीरे धीरे वो स्थितियों को स्वीकार करने लगता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि शुरू में आपको विश्वास ही नहीं हुआ, फिर आपने कुछ समय लगाया और अब आपको जाकर विश्वास हुआ कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना हुई? जी हाँ, शुरू में तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। जब तक मैं जब ये श्रद्धा के बारे में मुझे पहले से ही मालूम था कि श्रद्धा कहीं ना कहीं होगी, यही मैं मान के चल रहा था। जब तक ये यहाँ दिल्ली में आके भी मैंने जब ये सब सारी चीज़ें देख रहा था जो उन्होंने कही, जो उस लड़के ने कही, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये आखिर में जब मेरा डीएनए का सैंपल मैच हो गया, तब मुझे फिर बहुत महसूस हुआ कि मैं बहुत दुखी हो गया कि अब मेरे साथ श्रद्धा नहीं है। तो मुझे अभी भी वही दुख लग रहा है कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। यानी उससे पहले तक आप लगातार ये प्रार्थना करते होंगे कि भगवान ना करे कि ये श्रद्धा हो, भगवान करे ये सब झूठ हो। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा था मुझे। ये श्रद्धा कहीं ना कहीं ज़रूर होगी, होनी चाहिए। मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं था कि ये श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ है करके। तो जब ये डीएनए का ही जब रिपोर्ट सामने आया, तब उसी दिन मुझे मतलब मालूम हो गया कि ये श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। विकास जी, जब भी हम किसी घटना पर विचार करते हैं तो कई बार पास्ट में जाते हैं, जब वो पूरा घटनाक्रम होता है उसको कई बार जब रिवाइंड करके देखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको एक मौका लगे दोबारा घटनाओं को रिवाइंड करके दोबारा से जीने का, तो आप कुछ अलग करते? श्रद्धा को बचाया जा सकता था? जी हाँ, मैं तो मतलब जब से वो घर से चली गई थी, तब से मैं कोशिश कर रहा था कि कभी ना कभी मेरे घर में वो वापस आएगी। मैं हमेशा यही सोचता था कि उसका कुछ तकलीफ़ हो जाए और मैं तुरंत उसको घर पे वापस बुला लूँ, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसको क्या तकलीफ़ें हो रही थी इन 3 सालों में। और जब ये कुछ घर से जाने के बाद 6 महीने के बाद उसको जो तकलीफ़ हुई और उसने जो वसई पुलिस में कंप्लेंट की थी कि उसको वो मारपीट करता है और उसके धमकी देता है, टुकड़े टुकड़े करूँगा करके, तो इस बारे में मुझे भी नहीं पता चला कि ये ऐसा वाक़या उसके साथ हुआ था। तो मुझे वही लग रहा है कि अगर उस टाइम पे मुझे अगर पता चलता तो मैं शायद उसको बचा पाता था। और अगर वो तब भी आपके पास आने से इनकार करती तो? नहीं, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता था कि उसको घर पे ही लाऊं, किसी भी हालत में। मैं ऐसे नहीं सोचता था कि वो मेरे साथ छोड़ दे और वापस ना आए। मैं यही मांग कर रहा था भगवान से कि ये वापस घर पे आए करके। आपको पुलिस बाद में उस जगह पर भी लेकर गई जहां वारदात हुई थी, या जहां उस जंगल में जहां पर उसने कहा था कि उसने श्रद्धा के जो शरीर है उसको वहां पर, अब मैं बोल भी नहीं पा रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन क्या उस जगह पर आपको लेकर गए थे?
जी हाँ, मुझे एक दिन वहाँ पे लेके गए थे, जहाँ वो जिस फ्लैट में रहते थे। तब तो मैं मुश्किल से खड़ा हो रहा था वहाँ पे देख के ये सब, जहाँ उस वो सब घटना वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे किया मैंने। तो मैं सुनने के भी मूड में नहीं था कि ये सब मैं मेरे कानों से सुनूं करके। तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीती होगी तब। मैं खुद ही जानता हूँ ये सब। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं वही मेरा कुछ हो जाएगा करके। तो मैं फिर वहाँ से तुरंत बाहर जाके मैं खड़ा हो गया। तो उसने वो सब घटना वहाँ पे बताने के बाद मुझे फिर वहाँ जहाँ जंगल में उसने वो उसके टुकड़े फेंके थे वहाँ लेके गए थे। और वहाँ भी उसको उस टुकड़े को निकाल के उन्होंने दिखाए। तो मुझे भी तभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे बेटी के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ किया होगा करके। उस वक्त भी आफताब आपके साथ था? जी हाँ, वो उस वक्त वही बता रहा था पुलिस को, ये सब मैंने ऐसा ऐसा किया है करके, ये टुकड़े मैंने यहाँ डाले हैं करके। तो उसी ने ये सब स्टोरी बता रहा था वो। और उस वक्त आप सुन रहे थे? जी हाँ, मैं सुन रहा था तब। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या उस समय बीती होगी, और उस समय बिल्कुल लगा होगा कि पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। आपने उस दिन कुछ कहा आफताब को? मैं तो कुछ कह नहीं पाया उसको कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, ये इससे डाला मेरे बेटी को उसने टुकड़े करके। विकास जी, अब आप हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। अब जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब बता सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में आगे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। और विकास जी, हमने ये देखा कि बाद में मैंने आफताब की कुछ तस्वीरें देखी, जब उनको FSL से जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज में कोई पछतावे जैसी कोई बात आ ही नहीं रही थी। वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था, वैसे ही खड़ा हुआ था, उसके कंधे झुके नहीं थे बिल्कुल भी। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये ऐसा कैसे दरिंदा है, ये सब कुछ नॉर्मल जैसे बात कर रहा है, जो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ किया ही नहीं है, बस ऐसे ही स्टोरी बता रहा है ये सब। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये सब ऐसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये सब। जब तक मुझे DNA का कंफर्म नहीं होता है तब तक मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये मेरे बेटी के साथ ऐसा कुछ किया होगा करके। अब आप इस कानूनी लड़ाई को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा उसने बेल की कोशिश की बीच में, हालांकि आज उसकी बेल एप्लीकेशन थी, उसने उससे विड्रॉ कर लिया बेल की एप्लीकेशन को। लेकिन जेल में ऐसी खबरें आती हैं कि कभी वो कोई किताब मांगता है पढ़ने के लिए, कभी उसकी कोई और फरमाइश होती है कुछ करने की। तो कुल मिलाकर उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो उसे ना तो कोई पछतावा है, और वो धीरे धीरे बस किसी तरह अपना टाइम पास कर रहा है। वो तो पता नहीं, वो पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। एक तो वो कुछ सही ढंग से बताता नहीं है, अभी भी उसको कुछ भी पछतावा नहीं है, सब कुछ किया है उसने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ उसको कहीं से बाहर से सपोर्ट होगा, तभी ये सब वो नॉर्मल सी बातें कर रहा है। एक हमारे दर्शक हैं तुलसी जितेंद्र मलम, वो कहते हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है कि श्रद्धा के पिताजी को क्या लगता है कि उस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए,
और अगर ये फैसला उनको लेना पड़े तो आप उन्हें क्या सज़ा देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे बेटी को उसने 35 टुकड़े किए तो उसके 70 से भी ज़्यादा टुकड़े करके उसको पूरी भारत में उसके टुकड़े बिखर जाए और ये पूरे हमारे देश को एक मिसाल बन जाए कि ये ऐसी सज़ा भी हो सकती है। पर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सज़ा, या जैसे आप कह रहे हैं कि सज़ाए मौत उसे होनी चाहिए, वो उसे होगी? या ये भी आप तो जानते हैं हमारे कानून का सिस्टम क्या है, वर्षों लग जाएंगे और जब उसे सज़ा होगी भी तो शायद तब तक 15-20 वर्ष और बीत चुके होंगे, अभी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जी हाँ, वो तो कोशिश करेगा ही वो जाने के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक ये केस चलेगी। और मेरी यही मांग है कि इसको फास्ट ट्रैक में चला के उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए और एक पूरे भारत में ऐसी मतलब मिसाल बननी चाहिए कि ये ऐसी सज़ा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। आपका एक बेटा भी है जो अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, बेटे का क्या रिएक्शन था? बेटा भी बहुत दुखी है, वो तो अभी पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान यही इसी के ऊपर है। मैं हमेशा उसको समझाता हूँ कि नहीं बेटा, तेरे को आगे पढ़ना है, बड़ा बनना है, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, मैं ये सब संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी उसका मन यहीं पे वापस आता है और मुझे बार बार पूछता है सवाल कि पापा ये आज की अपडेट क्या है। रोज़ वो मेरे को फ़ोन करके पूछता है। तो मैं यही समझाता हूँ उसको कि नहीं, आगे तेरे को अभी आगे पढ़ना है, ये सब होते रहेगा और इसका जो होने वाला तो होगा ही, उसको सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन तुम इसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दो और आगे पढ़ लो। जब ये घटना हुई थी विकास जी, तो आपको याद होगा 24 घंटे टीवी पर यही घटना के बारे में आ रहा था, लगातार अखबारों में कई कई पन्ने इसके ऊपर भरे होते थे। आप पढ़ते थे उस दौरान, अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे? नहीं, मैं तो ज़्यादा पढ़ने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं था। मैं बहुत ही सदमे में था तब, और मैं घर से भी नहीं निकल पाता था। ऐसा मैं सिर्फ मैं टीवी देख के कभी कभी जान लेता था कि ये श्रद्धा के बारे में ऐसे ऐसे सब बातें हो रही है करके। विकास जी, इसके दो पहलू होते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। पहला, और दोनों सामाजिक पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपकी बेटी चली गई और वो एक लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रहने लगी, उस समय समाज का रवैया क्या था? हम बहुत बार सोशल प्रेशर की बात करते हैं कि बड़ा सोशल प्रेशर हो जाता है। समाज, अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, वो उनकी भूमिका जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके केस में क्या भूमिका रही समाज की? ये तब की बात है जब तक लोगों को ये पता चला हुआ कि श्रद्धा अब आपके साथ नहीं रहती। जी हाँ, मुझे समाज तो यही समझाता था कि ये बेटी को थोड़ा समझाना चाहिए था। तो मैं तो हमेशा समाज को भी यही कहता था कि मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी वो शायद नहीं मानी। तो समाज यही सोचता है कि ये बेटी ने ऐसा कैसे किया, और हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो मुझे हमेशा यही सुनाते थे कि ये तुम थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर, कोशिश करो उसको समझाने की। और आपको ऐसा लगता था कि ये इसकी एक नाकामी है? लोग समझ रहे हैं कि आपकी ये नाकामी है, आप एक पिता के तौर पर नाकाम रहे। जी हाँ, आपको भी जज करते होंगे जी हाँ, जी हाँ, मुझे जज करते हैं कि वो यही सोचते हैं कि ये नाकाम रहा करके। लेकिन मैं तो कभी ये मानता ही नहीं था कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा उसको वापस लाने की कोशिश करता था, लेकिन पता नहीं मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। और जब ये घटना हो गई उसके बाद समाज का क्या रोल रहा? क्या समाज ने एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ आया, या फिर उसमें भी ताने और उलाहने ही रहे? जी हाँ,
वो समाज तो उनको पता है कि ये जो घटना हुई है ये हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी थोड़ी दुखद ही है। तो समाज तो यही सोचता है कि ये ऐसा ये हमारे ख़ानदान में ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था। और अभी भी मुझे तकलीफ़ हो रही है कि समाज मुझे वही एंगल से देख रहा है कि ये इसके वजह से ये हुआ है करके। बहुत बार हमने मीडिया में ये भी देखा कि इसको एक धार्मिक एंगल भी दिया गया इस पूरे मामले को। आप भी ऐसा समझते हैं क्योंकि ये एक इंटर रिलीजन मामला था और हमारे देश में तो आप जानते हैं तरह तरह की बातें होती हैं, कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई और किसी की बात करता है। आपको भी ऐसा लगता है कि वो बातें सही हैं? जी हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने जो मतलब श्रद्धा को जो ब्रेन वॉश किया था, जो हमारे खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया था, तो उसका कोई मतलब प्लानिंग था शुरू से ही। तो मुझे यही लग रहा है कि वो धार्मिक एंगल से भी देखा जाए और उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कहीं आपको ये भी लगता है कि धर्म का एंगल तो है ही, और जिस तरीके से परवरिश उसकी हुई होगी शायद उसमें भी कोई कमी रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बचपन से जब तक वो 22-23 साल की हो गई तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो नॉर्मल सी हमारी श्रद्धा थी। लेकिन इसकी जब दोस्ती हो गई उस लड़के से तब भी वो एकदम से बदल गई और हमारे खिलाफ जाने लगी। तो मैं ये नहीं मानता कि हमारी परवरिश में कोई कमी रही, लेकिन शायद वो उसके आने से पता नहीं हम कहाँ कम पड़ गए जो हमारे खिलाफ गई हो। लेकिन लड़के में जो है इतनी कट्टरता जो आई, ये उसकी परवरिश का नतीजा मानते हैं आप? मैं तो यही मानता हूँ कि ये उसकी परवरिश का नतीजा है। शायद अगर उनके ये घर वालों को भी अगर कुछ समझ में आता तो शायद हमें बताते थे कि ये ऐसा हमारा लड़का है, उसको तकलीफ़ दे रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके परवरिश में भी कुछ कमियां हैं। आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल रहा हो, लेकिन श्रद्धा तो ऐसी नहीं होगी जो इन चीज़ों के बारे में सोचती होगी। लेकिन क्या आफताब ऐसा था जो इसी एंगल पर काम करते हुए उसके मन में यही बात थी? जी हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। ये लड़का यही सोच के चल रहा था कि ये लड़की को फंसाना है। उसका हमेशा मैं जब भी हमारे घर में श्रद्धा से बातें करता था तब वो हमसे कभी कभी प्रॉपर्टी की बातें करने लगी। तो मैं थोड़ा हैरान होने लगा कि ये ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बातें करने लगी है। तो तब मुझे शक हुआ कि ये हमारे खिलाफ भड़का रहा है ये लड़का, और शायद उसको ये मेरी बेटी को वो पूरा प्रॉपर्टी लेके उसको फंसाना चाहता है। यही मैं कहता था, लेकिन वो कभी मानी नहीं हमारी बात। आपको ऐसा लगता है, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ कि क्योंकि वो लड़का मुस्लिम धर्म से था इसलिए ये बात यहाँ तक पहुँची? शायद यही है, क्योंकि अगर वो मुस्लिम धर्म का नहीं होता था तो मैं उसको शायद उस एंगल से देखता था कि ये शायद कुछ एडजस्ट करेंगे और उसके साथ शादी करवाएंगे। लेकिन धर्म के वजह से हम कभी माने नहीं कि उसके साथ शादी कर ले करके। लेकिन देखिए विकास जी, कितनी सारी शादियां ऐसी हैं हमारे देश में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुई हैं और वो सफल हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की शादियां की, और भी बहुत सारे लोगों ने की है। उनकी तस्वीरें छपती हैं, लोग उन्हें एक आइडियल परिवार की तरह देखते हैं। जी हाँ, सही है। लेकिन जब ये उसके बारे में मुझे पता चला, श्रद्धा के बारे में, कि ये इनकी दोस्ती पिछले 6-8 महीने से चल रही है, तो मैंने सब पूरा जानने की कोशिश की ये श्रद्धा के साथ कैसे रहता है, क्या करता है। तो मुझे वो सही नहीं लगा तब, जो उसका जो बर्ताव होता था। और फिर हमसे भी बातें उसी तरह से करने लगी मेरी लड़की। तो मैं उसके पूरे खिलाफ था कि ये सही लड़का नहीं है करके। आपको पहली बार ये कब पता चला कि श्रद्धा गायब है
और उसके उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका दोस्त, श्रद्धा का दोस्त है, उसने हमें फ़ोन करके बताया 14 सितंबर 2022 में कि श्रद्धा का मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है पिछले 2-3 महीने से, और उसने शायद फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखे है। तो आप ज़रा कोशिश कीजिए कहाँ है ढूंढने की। तो मैंने भी फिर उसके कई लड़कों से या उसके दोस्तों से कांटेक्ट की, लेकिन वो कहीं उसका जवाब नहीं आया। तब मुझे ऐसा लगा कि श्रद्धा कहीं मिसिंग है करके। 23/11/2020 को कंप्लेंट की, मेरे पास है उसकी कॉपी, और देखिए उसमें वो लिख रही है, उसके हाथ से लिखी हुई कंप्लेंट है जी। टुडे ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी एंड ही स्केयर्स एंड ब्लैकमेल्स मी दैट ही विल किल मी एंड कट मी इन पीसेस एंड थ्रो मी अवे। तो सोचिए 2020 में उस बच्ची ने, उसको इस बात का शक था कि शायद वो मुझे, मेरी हत्या कर देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा ऐसा, वरना किसी को 2 साल पहले इस बात का शक कैसे होगा कि वो ऐसी बात पुलिस स्टेशन में लिख कर दे दे। यही मुझे तो ये पक्का मालूम था कि ये कुछ ना कुछ करने वाला है। जब वो घर से छोड़ के चली गई तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि ये उसने पूरा प्लान करके रखा है। उसने जब भी श्रद्धा मुझसे बात करती थी तब वो कुछ ना कुछ ऐसा हमारे खिलाफ बोलने लगी थी। तो मुझे मालूम पड़ गया था कि इसने कुछ श्रद्धा को भड़काया है। उसके बाद वो जैसे ही उसने मेरा घर छोड़ दिया तो उसको पूरा मतलब फ्रीडम मिल गया कि उसके साथ ऐसे ही उसको मारपीट करने लगा और फिर उसको बहुत तकलीफ देने लगा। तो पता नहीं फिर उसके साथ क्या क्या हुआ। तो मुझे जब उसके दोस्त ने मुझे बताया तब मैं उसको पूछा कि इसको क्या तकलीफ हुई। तब वो मेरा उसका दोस्त जो लक्ष्मण नाडर है उसने मुझे बताया कि उसको वो मारपीट करता था। ये सब सारी बातें उसने फिर बाद में बताई। जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपकी कुछ तस्वीरें देखी, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं। मेरे पीछे भी देखिए श्रद्धा की तस्वीर चल रही है, और वैसे ही तस्वीरें जैसे भी किसी भी हंसते खेलते परिवार की तस्वीर होती है जिसमें माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, बर्थडे केक काटा जा रहा है, छुट्टियों पर घूमने के लिए जा रहे हैं। देखिए आपके साथ इतनी पुरानी तस्वीर है। आपने जितने समय भी श्रद्धा आपके साथ रही, कभी आपने श्रद्धा को डांटा, उसकी पिटाई की, कभी उसके ऊपर हाथ उठाया? मेरे को कभी ऐसा, मैंने तो मुझे ही खराब लगता था कि उसके ऊपर हाथ उठाओ। मैं कभी भी ऐसा किया ही नहीं उसके साथ। उससे बहुत प्यार करता, मेरे सबसे प्यारी बच्ची थी वो। मैं कभी कभी मेरे पत्नी को डांटता था कि उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। जब भी कभी वो हाथ उठाती थी तब उसको मैं डांटता था कि नहीं, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो मुझे ऐसा बिल्कुल कभी नहीं लगा कि उसको मारपीट करूं, या कभी एक आध बार उससे बात करके उसको समझाता था, लेकिन ऐसे कभी मारा नहीं उसको मैंने। और देखिए जिस बच्ची को आपने कभी डांटा नहीं, वो आगे चलकर लिखती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी पिटाई करता है, मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे मारता है, और आखिर में उसको मार भी दिया। और उससे पहले ना जाने कितनी हिंसा उसके साथ होती होगी। जब आपको पहली बार पता चला, कितना आपका दर्द दुखा? मुझे वही, मतलब उस दिन तो मुझे इतना गुस्सा आया कि उसके ऊपर कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ कर पाता था उस टाइम पे। अगर मुझे मालूम होता था कि ये मारपीट कर रहा है करके, तो मैं उसको सच्ची, आज वो मेरे घर पे जिंदा होती थी। तो मुझे वही दुख हो रहा है कि ये मुझे क्यों नहीं मालूम हो गया कि वो उसको इतनी तकलीफें दे रहा है। एक बात विकास जी समझ में नहीं आती कि श्रद्धा पढ़ी लिखी लड़की थी, आपने एजुकेशन बहुत अच्छी की, और वो आपको ना कहने की हिम्मत रखती थी, वो आपको छोड़कर जाने की हिम्मत रखती थी, अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जाने की उसने हिम्मत दिखाई। लेकिन वो इतने अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहते हुए भी आफताब को छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाई?
नहीं, आफताब तो शुरू में ही उसने जब उसने दोस्ती की, जो डेटिंग ऐप करके है, उसका वो जरिया ही था कि वो लड़कियों को फंसाने का और उसको किसी को भी ऐसे गुमराह करने का, और उसका शायद मकसद ही यही था कि लड़कियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करने का। तो मुझे नहीं लगता वो उसको वो समझ नहीं आया मेरे बेटी को कि ये कैसे बर्ताव कर रहा है। तो यही मुझे लगता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ वो हमारे खिलाफ ही भड़काया है। जब से उसने दोस्ती की है तब से हमारे खिलाफ ही कुछ बोला होगा, तभी वो इतना साहस कर पाई है। आपने कभी श्रद्धा को वापस घर लाने की कोशिश की? ईमानदारी से आपने कभी कोशिश की कि वो आ जाए घर पर वापस? उसे आपने इतना कंफर्ट जोन उसे देने की कोशिश की कि वो आफताब को छोड़कर वापस आए? जी हाँ, मैंने जब मेरी वाइफ का देहांत हुआ तब मैं उसको समझाता था कि ऐसा करो नहीं, वापस आ जाओ। उस वक्त शायद 12-13 दिन वो मेरे घर पर रही। मैं उसके साथ बात भी करता था और उसको समझाता था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो तब भी वो मुझसे ऐसे ही बात करने लगी थी कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब मैं वापस चली जाऊँगी। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था तभी भी कि मैं क्यों नहीं ऐसा उसको वापस ला सका। आपने कभी आफताब से बात करने की कोशिश की इस बारे में, या आफताब के परिवार से आपने कभी मिलने की कोशिश की हो? नहीं, मैं तो शुरू से ही उसके खिलाफ ही था। मैं जब मेरी पत्नी जिंदा थी तब हम दोनों साथ में उसके घर गए थे, तो कुछ बातचीत करने के लिए कि इसका कुछ हल निकालेंगे। शादी के बारे में तो इतना कुछ सोचा नहीं था, शायद कुछ उसके बारे में पता कर लेंगे क्या 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 उनका परिवार है, और उसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी थी। तो उन्होंने भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके भाई ने हमें बाकायदा घर से बाहर निकाला तभी, और धमकी भी दी कि वापस कभी यहाँ आना ही नहीं। तो उससे जाहिर होता है कि उनको ऐसा कुछ करना ही नहीं था जो मतलब हम लोग जो सोच रहे थे कि कुछ इसका हल निकाले, ऐसा उनको कुछ यही नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे करके। अपनी इस शिकायत में जो श्रद्धा ने दी थी मुंबई पुलिस को, उसमें श्रद्धा लिखती है कि आफताब के पेरेंट्स को, हिज पेरेंट्स आर अवेयर दैट ही बीट्स मी एंड दैट ही ट्राई टू किल मी। लेकिन फिर वो आगे ये भी लिखती है कि क्योंकि वी वर सपोज टू गेट मैरिड एनी टाइम सून एंड हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज फैमिली। तो आपको ऐसा लगता है कि परिवार को पता था कि आफताब उसके साथ कितना दुर्व्यवहार करता है, और परिवार को यह भी पता था कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, या शादी का कभी कोई प्लान था ही नहीं? नहीं, वो उनके परिवार को तो सब पता ही था, क्योंकि मैं जब उसके माँ को मिलने गया था एक बार, तब उन्होंने भी बताया कि श्रद्धा हमेशा हमारे पास आती है और उनके झगड़े के बारे में बात करती है, कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी करती है। तो मैंने फिर उनको वही पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं ये सब सारी बातें बताई, वो झगड़े करते हैं कर। तो बोलने लगे कि नहीं, मैं उसको समझा बुझा के उसको वापस उसी के साथ रहने के लिए उसको समझा के लेके जाने के लिए कहता था। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि वो लोग भी इसमें शामिल हैं, और उनको ऐसा कुछ नहीं करना था जो श्रद्धा सोच रही थी कि शादी के बारे में। आपकी आफताब से पहली बार मुलाकात कब हुई? मेरी उसके साथ शायद मेरा जब मेरी वाइफ का देहांत हो गया तब वो हमारे घर 2-3 बार आया था, तब मुलाकात हुई। लेकिन इतनी बातचीत नहीं हो पाई, सिर्फ वो काम के सिलसिले में ही बात करते थे हम लोग। तो आपका जो पहला एक इम्प्रेशन होता है किसी से मिलने के बाद, आफताब को जब आप मिले तो आप पर पहला इम्प्रेशन क्या था उसका? क्या सोचा आपने उसके बारे में? कैसा लगा था आपको? नहीं, शुरू से ही मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शायद यही कारण है कि ये हमारे
रीति रिवाज में ऐसा है ही नहीं जो इंटरकास्ट मैरिज का। मैं श्रद्धा को भी वही समझाता था कि हम लोग में ऐसा नहीं चलता है, तो मैं कई अच्छी जगह तुम्हारे हमारे बिरादरी में शादी कर लेंगे। तो मुझे शुरू से ही उसके ऊपर विश्वास नहीं था। आप तो इंटरकास्ट की बात कर रहे हैं, ये तो इंटर रिलीजन था। तो क्या आपको ये भी लगता है कि ये जो संबंध है इसलिए भी बिगड़ा क्योंकि ये दो अलग अलग धर्मों के बीच बच्चे जो थे, वो श्रद्धा हिंदू थी और आफ्ताब मुस्लिम था, इसलिए ज़्यादा मामला आगे बढ़ा, ज़्यादा अगली हुआ? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि श्रद्धा, अभी जो मैं सुन रहा हूँ कि श्रद्धा को भी ये वो चाहती थी कि उसके साथ शादी कर लूँ, जो शुरू में मुझे भी नहीं कहा था कि मैं शादी करूँगी करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने सिर्फ टारगेट किया था उसको कि उसको यूज़ करके सिर्फ उसको छोड़ दिया जाए या कुछ करूँ, ऐसे ही मुझे लग रहा है। जी, हमने ये भी हमें पता चला कि श्रद्धा अपनी मदर के बहुत क्लोज थी और मदर से ज़्यादा बात किया करती थी। तो मदर को कभी उन्होंने कुछ बताया? और मदर, क्योंकि 2020 में उनका देहांत भी हो गया, तो मदर जब उनके आखिरी दिन थे तो मदर क्या कहती थी? मदर का इतना विरोध तो उसका भी था, उसने भी यही कहा था कि मत करो ऐसा, ये सही नहीं है। तो उससे थोड़ा बहुत कुछ वो मेरी बेटी शेयर करती थी, जब भी वो मतलब घर छोड़ने के बाद भी उससे फ़ोन पे बात करती थी, तब उसने एक आध वाक़या उससे शेयर किया है जो मार्केट के बारे में नहीं, लेकिन उसने ऐसा झूठ बोला कि मैं कई सीढ़ी से गिर गई हूँ और मुझे ये चोट आई है। तो शायद उसको भी इतना डिटेल कभी बात नहीं किया मेरे वाइफ को भी, तो उसको भी इतना पता नहीं था कि इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है करके। विकास जी, आपने 2 साल पहले अपनी पत्नी को खोया और फिर इस साल आपने अपनी बेटी को खोया, और इस बात को भी लगभग 7 महीने अब हो चुके हैं। आपके जीवन में कितना बदलाव आया ये सब के बाद? मैं तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा मुझे ये लग रहा है कि शायद अभी मेरा इस दुनिया में है ही नहीं कोई। मैं शायद अगर जीऊँ तो सिर्फ मेरे बेटे के लिए अभी जीऊँ। ये पता नहीं अभी मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा इस आगे चल के। तो मुझे अभी भी बहुत दुख हो रहा है इसके बारे में। तो आपने कैसे एडजस्ट किया अपने आप को? हर दिन, हर रात, 7 महीने में हर एक सुबह होती है, एक शाम होती है, फिर रात होती है, और फिर एक अगला दिन आता है। तो हाउ डिड यू एडजस्ट? और अभी आपके मन में क्या चलता रहता है? बस मुझे तो वही एक दुख है कि शायद ये अभी वापस कभी नहीं आएगी। मैं तो खो चुका हूँ उसको, और पता नहीं मुझे अभी क्या करना चाहिए आगे, ये भी मुझे अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसे होगा आगे। तो शायद अभी जो भी है मेरा बेटा है अभी, शायद उसके लिए मैं जी पाऊँगा। कई बार हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम कहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, या काश मैंने ऐसा किया होता। आपके मन में भी कभी ऐसा भाव आता है? जी हाँ, ज़रूर आता है कि शायद मैं कुछ कर सकता था उसके लिए। तो शायद पता नहीं ये भगवान की क्या इच्छा थी जो मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है अभी। आखिरी बार आपकी श्रद्धा से क्या बात हुई थी? कब बात हुई थी? आखिरी बार शायद मेरी 2021 में करीब मई जून में हुई थी। तब यही मैं पूछता था कि श्रद्धा तू कहाँ है, कैसी है, क्या करती है। तो सिर्फ उतना ही वो जवाब देती थी कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, और ये लड़का भी मेरे साथ में ही है। कभी आपको इस बात का दुख नहीं हुआ कि श्रद्धा आपको छोड़कर चली गई और आफ्ताब के साथ रहने लगी? आप उससे नाराज़ थे, गुस्सा थे, या दुखी थे? मैं
नाराज़ तो बिल्कुल था ही, क्योंकि मेरी बेटी है, तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरी बेटी, इतना लाड़ प्यार से मैंने बचपन से उसको बड़ा किया, और 22-23 साल के बाद वो ऐसे इस तरह से घर छोड़ के चली गई है। तो मुझे तो वो दुख हो रहा है कि आज मैं अगर उसके साथ में होता तो शायद मैं उसका कुछ अच्छा भला कर सकता था, लेकिन काश अभी ये नहीं कर पाऊंगा मैं। क्योंकि विकास जी, हम अक्सर ये बात सुनते हैं, करते हैं कि हर बेटी जो है वो अपने पिता में एक सुपरमैन दिखती है। बेटी को हमेशा लगता है कि चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किलों में फंस जाए, लेकिन पिता आके हमेशा उसको बचा लेगा। पिता उसका सबसे मजबूत स्तंभ होता है जो उसे मजबूती देता है। आपको लगता है आप कहीं फेल हुए उस ड्यूटी को निभाने में? जी हाँ, अभी तो मुझे वैसे ही लग रहा है, जो अभी ये मेरे साथ नहीं है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं शायद इसमें थोड़ा कम पड़ गया, जो शायद मुझे करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। इससे मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आज हमें हमारे देश में बहुत सारे लाखों परिवार देख रहे होंगे, लाखों पिता और माएँ देख रही होंगी, और लाखों बच्चे भी देख रहे होंगे, युवा देख रहे होंगे, श्रद्धा जैसी और भी बहुत सारी हमारे देश में बेटियां हैं। उन परिवारों को और माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे, आपने जो इस दौरान, इस पूरे एपिसोड से जो सीखा है? नहीं, मुझे यही लगता है कि अपने बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन उनके साथ रहो, उनको अच्छी तरह से पढ़ाओ, और उसके साथ उसको जो भी अपना कल्चर है उसके बारे में भी जानकारी दो, और उनको आगे क्या उनका भविष्य है ये भी उसकी जानकारी देनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि ये ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उसके लिए आप अब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आप आगे कुछ इस दिशा में कुछ काम करेंगे? जी हाँ, ज़रूर। मैं यही कोशिश करूँगा कि आगे चल के ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो फडणवीस साहब हैं उनसे भी बात की है कि इसके बारे में थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो स्कूल लेवल से ही कुछ इसके ऊपर काम किया जाए और आगे ऐसी घटना दोबारा न हो। अभी हम थोड़ी देर पहले डेटिंग ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने भी डेटिंग ऐप्स का जिक्र किया और आपने कहा कि आफ्ताब डेटिंग ऐप्स पर रहा करता था। मैंने भी अपने शो में डेटिंग ऐप्स का मुद्दा उठाया था कि आजकल के जो युवा हैं वो डेटिंग ऐप्स पर रहते हैं और कई बार उसका मिसयूज़ भी होता है। आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? जी हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि अगर हम बच्चों को बड़ा करते हैं तो फिर सिर्फ यही करने के लिए बड़ा करते हैं कि वो ऐसे जो ऐप्स वगैरह है सिर्फ मज़े के लिए और आगे कुछ सोचे नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और ये सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेटिंग ऐप्स के ऊपर भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इसके ऊपर कितनी पाबंदी होनी चाहिए। आप शुरुआत में ये समझ गए थे कि आफ्ताब आपकी बेटी के साथ खेल रहा है? जी हाँ, मुझे तो यही शुरू से ही पता चला था कि ये आफ्ताब उसके साथ खेल रहा है करके। ये मैं कभी नहीं ऐसा सोचा कि ये सही लड़का है उसके लिए। तो मैं इसके लिए उसको हमेशा समझाता था कि उससे दूर रहे करके, लेकिन पता नहीं उसने क्या उसको भड़काया और हमारे खिलाफ चली गई। तो आपको लगता है वो ब्रेन वॉश किया? उसको ब्रेन वॉश किया, पक्का ब्रेन वॉश किया है, और तभी वो इतना कदम उठा पाई। श्रद्धा की मृत्यु के बाद आप दोबारा कभी आफ्ताब से मिले? मैं दोबारा तो नहीं मिल पाया। जब मैं यहाँ दिल्ली में जब आया था कंप्लेंट करने, तब एक बार बातचीत हुई थी, उसके बाद तो बातचीत नहीं हो पाई। उसने जब से मुझे बताया कि मैंने आपकी बेटी को मारा है, ऐसे शी इज़ नो मोर करके, तो तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हैवान है, ये इसके सामने तो मैं कभी आऊँगा ही नहीं। उसको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, बस मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। आपका पहला ये जो इंटरेक्शन था ये कहाँ हुआ आफ्ताब से?
ये दिल्ली के मेहरौली पुलिस थाने में 11 नवंबर को 2022 में हुआ था। उसने तभी मुझे कन्फेस किया कि तो श्रद्धा, पुलिस ने आप दोनों को आमने सामने बैठा दिया? आमने सामने बिठा के उसने कहा कि श्रद्धा इज़ नो मोर, आई एम सॉरी, आपको शायद बुरा लगा होगा लेकिन मैंने ऐसा उसको मारा करके। तो मैं तो शॉक हो गया कि ये ऐसे कैसे कर सकता है इसके साथ, जो श्रद्धा उसके साथ प्यार करती थी और इतनी हमारे खिलाफ गई, और इसने ये कैसे किया होगा। ये पूरा इंटरेक्शन कितनी देर का था आपका आफ्ताब के साथ? ये इंटरेक्शन कुछ शायद 5 मिनट का हो गया होगा सिर्फ। याद है आपको वो पूरे 5 मिनट? मुझे कुछ कंट्रोल नहीं हुआ, तब मैं तो रो ही पड़ा। मुझे कुछ समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। तो पहले तो मैं चुप बैठा कि ये संभल ही नहीं पाया कि ये ऐसा कुछ किया है करके। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसा उसने श्रद्धा के साथ किया है। तो फिर बाद में उसने कुछ 5 मिनट बात किया होगा कि मैंने ऐसा बेटी के साथ किया है करके। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने कहा है, सचिन कुमार, कि उनसे क्या पूछें, हम तो निशब्द हैं उनके दर्द के सामने, बस सच जानना चाहते हैं उनसे, कैसे उनकी बेटी उस दरिंदे की बातों में आ गई ताकि फिर से कोई श्रद्धा ना बने। वही मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो मेरी बेटी, इतने सालों से मैं उसको करीबन 23 साल हमारे साथ रह के भी वो हमारे खिलाफ कैसे जा सकती है। तो हमें ही ताज्जुब लग रहा है कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो हमारे खिलाफ गई। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे किसी बेटी के साथ ना हो। तो ये पता नहीं वो मेरी लड़की ने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो सही है और हम लोग गलत है। जिस दिन आफ्ताब ने आपको ये बात सच बताई, उसके भाव पर, उसके चेहरे पर कोई पछतावे का भाव था क्या? उसे इस बात का दुख था या वो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से व्यवहार कर रहा था? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, कुछ उसको पछतावा नहीं था। और वो ऐसे बता रहा था कि ये कुछ उसने किया ही नहीं, बस ऐसे ही बता रहा था कि ये मैंने किया है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं तो हैरान हो गया ये सुन के, ये कैसे कह पा रहा है ये ऐसा, मतलब उसके टुकड़े कैसे किए होंगे। मैं तो सुन के इतना मतलब मुझे तकलीफ हो रही थी, तो उसने ये सब कैसे किया होगा। आपका कोई सवाल था आफ्ताब से उस दिन? कुछ पूछा आपने? मुझे पूछने की भी शक्ति नहीं थी कि मैं उसको कैसे पूछ पाऊँ। मैं ये सब सुन के मेरे तो सुन्न हो गया था। तब मैं कुछ नहीं सोच नहीं सकता था कि ये वाकया हुआ है करके। अब आखिर में विकास जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक पिता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि इस तरह की घटनाएं आगे दोबारा ना हो, एक और श्रद्धा कोई हमारे देश की बेटी ना बने? या ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि ये ऐसे घटना ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो मेरे बेटी के साथ हुई है वो कोई नहीं चाहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को सही ढंग से उसको पढ़ाएं लिखाएं और समझाएं कि हम कैसे जिए, आगे कैसे आगे पूरा जीवन कैसे बिताएं। तो उसके बारे में उनको समझाएं। और ऐसी घटना जो अभी जो श्रद्धा के बारे में हुई है, तो उसकी भी एक सबक उनको मिलनी चाहिए कि ये ऐसे घटना हो सकती है। तो वो जागरूक रहे हर माँ बाप, और ये वापस ऐसे कभी हो ही। विकास जी, कुछ चीज़ें होती हैं जो गैर कानूनी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अनैतिक होती हैं। जब आपकी बेटी आपके सामने आके कहती है कि अब मैं 22-23 साल की हूँ और मैं बालिग हूँ और मैं अपना हर फैसला आज़ादी से ले सकती हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते और कानूनी रूप से आप रोक भी नहीं सकते, जब आपकी बेटी ने आपसे ये कहा कि मैं बालिग हूँ और मैं जो चाहे कर सकती हूँ,
उस दिन आप पर क्या बीती थी? जी हाँ, मैं तो थोड़ा मतलब नर्वस था कि ये ऐसा कैसे कह पाए कि ये मैं अभी बालिग हूँ, मैं 25 साल की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी कानून होना चाहिए कि हम लोग उसके ऊपर कुछ अंकुश रखें, जो बच्चों ने इतना मतलब कहने की हिम्मत करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं करके। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में चलो बच्चों ने तो ऐसा कर दिया, एक पिता को या माता पिता को इससे कैसे डील करना चाहिए जहां शायद आप नहीं कर पाए? आज आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ और तरीके से आपने श्रद्धा के साथ डील किया होता, जब जिस दिन श्रद्धा ने आपको ये बात बोली, तो शायद स्थिति सुधर जाती? जी हाँ, मुझे शायद कुछ ऐसा करना चाहिए था को या तो उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी काउंसलिंग होती तो शायद कुछ उसका हल अलग हो सकता था। तो उस एंगल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए था पहले। एक वीडियो हमारे पास श्रद्धा का है, एक बार आपको वो वीडियो हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। ये वीडियो श्रद्धा का जब बना था, आप देखिए। कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं, 4G है। कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं, 4G है। कभी आपको लगता है विकास जी, जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं, ये तो आप ही की कलेक्शन में होगा, आपके पास है ये वीडियो, कि कभी आपको ऐसा लगता हो कि देयर इज अ क्लैश जो आप है और जो आप चाहते हैं, और कभी आपको लगता हो कि शायद ये एक बुरा सपना है, असल में श्रद्धा यही होगी? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कभी कभी, क्या श्रद्धा गई नहीं होगी, ये यही कहीं होगी, क्योंकि इतनी वो हंसमुख थी, मैं मानता ही नहीं था कि ये ऐसे ऐसे इस तरह से छोड़ के चले जाएगा करके। ये जो 7 महीने हैं, ये आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आए? जो मैंने पहले भी आपसे पहला सवाल यही किया था कि अब आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई। पहले ये समाज आपको विकास वालकर के नाम से जानता था, अब सभी आपको शायद ये कहते होंगे कि देखो श्रद्धा के फादर। और शाम को जब आप अपने घर वापस आते हैं, रात को सोते हैं, आपके क्या विचार होते हैं? मुझे यही ऐसा ही लग रहा है कि ये शायद एक कुछ बुरा सपना जैसे ही लग रहा है। ये मैं मानता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो पता नहीं आगे कैसे मैं जी पाऊंगा इसके बारे में। आपने अपने लिए भी, अपने बेटे के लिए भी कोई और किसी तरह की मदद लेने की कोशिश की ताकि आप इस सदमे को ओवरकम कर पाएं? जी हाँ, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अभी अकेला नहीं रह पाता। जो मैं घर में अभी शायद मेरे माँ और मैं दो ही जन रहते हैं। तो मैं हमेशा मेरे करीबी दोस्त हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करता हूँ और उनके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे हल्का महसूस होता है। दोस्तों के साथ बिजी रहने की कोशिश करते हैं। जी। अब ये जो इतनी लंबी कानूनी लड़ाई है, ये आप कैसे लड़ेंगे? जी, मुझे तो अभी आगे चल के लड़ना ही है। उसका नतीजा भी मुझे यही होना चाहिए कि ये उसको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। और मैं यही मानता हूँ कि आगे श्रद्धा के लिए ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके लिए भी ऐसा कुछ काम करूँ जो ये जो घटना हुई है ऐसे दोबारा ना हो। आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। एक हमारे दर्शक हैं शिव प्रसाद सिंह, उन्होंने सवाल भेजा है कि मैं, सवाल नहीं है, वो खुद भी कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं है, लेकिन बेटियों को अपने माध्यम से बताएं कि माता पिता दुश्मन नहीं होते। आपके मन का भाव भी यही है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि माता पिता तो कभी बच्चों के बारे में बुरा कभी नहीं सोच सकते। जब तक वो जिंदा है तब तक वो उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनका कभी बुरा नहीं चाहेंगे।
विकास जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो संवाद है हमारे और आपके बीच में, जो हमने बातचीत करने की कोशिश की, इसका मकसद यही था कि हम आपकी बात पूरे देश के लोगों तक पहुंचाएं, देश के परिवारों तक पहुंचाएं, माता पिता तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं। और जो लोगों के जो भाव हैं, जो लोग लगातार पूछ रहे हैं, वो भी हम आप तक लोगों की भावनाएं पहुंचाएं। और एक मकसद हमारा आज का ये भी था कि हम श्रद्धा की जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें हम भी भागीदार हों, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में हम भी, और देश का हर व्यक्ति, हर परिवार आपके साथ है, और सब लोग ये चाहते हैं कि श्रद्धा को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए और दोबारा हमें ऐसी कोई घटना नहीं देखनी है। तो आप यहाँ पर आए, मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर काफ़ी ज़ोर पड़ा होगा जब आप वो सारी बातें मैंने आपसे कहा कि आप उन्हें याद कीजिए, वो मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। लेकिन कई बार वो बातचीत, वो बातें बाहर लाना भी ज़रूरी होता है ताकि देश तक एक संदेश जा सके। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।